नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम फिर से आपके लिए 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। तैयारी कर रहे हैं मास्टर कैडर हिंदी DSSSB TGT हिंदी या UGC नेट हिंदी की, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी शेयर करिए साथियों। तो 50 प्रश्न हम जल्दी से शुरू करते हैं। जुड़ जाएं सभी दोस्त हमारे और अपना स्कोर साथ में गिनते जाइएगा, कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। जितने ठीक हो रहे हैं जरूर बताइएगा, अंत में 50 में से कितने ठीक हो रहे हैं। और साथियों, प्रश्न जो हैं ज़्यादातर आसान और कठिन दोनों का संतुलन लेकर हम प्रस्तुत हो रहे हैं। एक और बात कि मैं हमेशा जो बोलता हूँ, कंटेंट या सामग्री कि कोई भी टॉपिक की, कोई भी विषय की हिंदी से संबंधित, चाहे वो उपन्यास है, कहानी है, कविता है, अलंकार है, कोई भी व्याकरण का विषय हो, चाहे साहित्य का, पढ़ तो सभी लेते हैं, लेकिन यदि आपने MCQs बहुविकल्पी प्रश्नों पर अभ्यास नहीं किया तो वो पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो निरंतर MCQs देते रहो। ओके साथियों, तो अधिक समय लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और काउंटिंग साथ में ही स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो प्रश्न पढ़ते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, सूरदास अपने किस ग्रंथ में अपने वंश की परंपरा देते हैं? आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड दे रहे हैं साथियों। अपने किस ग्रंथ में अपने वंश की परंपरा देते हैं? साहित्य लहरी, सुर सारावली, सुर सागर या कोई भी नहीं, चारों में से, तीनों में से कोई भी नहीं, चौथा जो ऑप्शन है ये बता रहा है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा आपके अनुसार, पहला, दूसरा, तीसरा? जी हाँ, प्रश्न पढ़ लिया होगा आपने, तो शाबाश। जिनका उत्तर आ रहा है साहित्य लहरी, ये प्रश्न पहले भी हम अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों में दोहरा चुके हैं। ठीक है, तो साहित्य लहरी इसका सही उत्तर होगा। शाबाश जिन्होंने पहला प्रश्न इजीली सॉल्व कर लिए। और साथियों, एक और बात जो है वो यह करनी थी आपसे कि अभी तक हम 150 प्रश्न हल कर चुके हैं। ठीक है, ये चौथी वीडियो है तो प्रश्नों के ऊपर। इससे पहले भी हम बहुत सारी मैराथन प्रश्नों के लेकर आ चुके हैं, तो 150 प्रश्न हैं, हो चुके हैं, और आज हम प्लस 50 प्रश्न और लेकर आए हैं साथियों। ठीक है, और इस वीडियो के साथ ही 200 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 152वें प्रश्न पर और वीडियो के हिसाब से दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीय प्रश्न पर हम पहुंचे साथियों। असंगत बताइए, जल्दी, बहुत जल्दी जवाब देते हो आप लोग, वेरी गुड, शाबाश। ओके, जी हाँ, ABCD, 2 सेकंड और, टाइम अप। तो पहला विकल्प बिल्कुल असंगत है, गलत है, और पद्मावत में सर्ग नहीं है, खंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, पद्मावत में मानवेतर पात्र किसे माना गया है? मानवेतर, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा डीप क्वेश्चन भी ला रहा हूँ। पद्मावत में मानवेतर पात्र किसे माना गया है? जल्दी बताइए। तीसरा प्रश्न है, नागमती, सिंहलदीप, हीरामन, तोता या उपयुक्त सभी, जल्दी बताइए। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन है हीरामन तोता, शाबाश। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, माफ करिएगा, चौथा प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल, जल्दी बताइए कि इसमें कौन सा छंद है? दोहा, माफ करिएगा, पहला जो विकल्प है वो है सोरठा, दूसरा दोहा, तीसरा रोला और चौथा है हरिगीतिका। जल्दी शीघ्र बताइए, 4 सेकंड और। पहला सोरठा, दूसरा दोहा, तीसरा रोला और चौथा है हरिगीतिका। 2 सेकंड और, टाइम अप। तो साथियों, इसमें दोहा छंद है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ लिया होगा आपने, सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार कौन थे? जल्दी, ABCD, कौन सा सही उत्तर होने वाला है?
जी हाँ, जिनका जिनका उत्तर साथियों आ रहा है ऑप्शन, वो है साथियों सी। ठीक है, राघवानंद, वेरी गुड, जिनका सी ऑप्शन है। आगे चलते हैं साथियों छठे प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों उपन्यास। उपन्यास को संसारी वार्ता किसने कहा है? जल्दी बताइए। भारतेंदु, लाला भगवान दीन, श्रीनिवास दास या श्री राधा कृष्ण दास? जल्दी बताइएगा। उपन्यास को संसारी वार्ता किसने माना है या किसने कहा है? 3 सेकंड हो, टाइम अप। तो श्रीनिवास दास ने कहा है, शाबाश। आगे 7वां प्रश्न है साथियों, सरस्वती पत्रिका के लिए सभा द्वारा गठित संपादक मंडल में कौन नहीं था? सरस्वती पत्रिका के लिए सभा द्वारा गठित संपादक मंडल में कौन नहीं था? 3 संपादक माने गए थे। पहला श्याम सुंदर दास, दूसरा कार्तिक प्रसाद, तीसरा राधा कृष्ण दास, चौथा श्रीनिवास दास। जल्दी बताइए कौन सा नहीं है इसमें से? श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद, राधा कृष्ण दास या श्रीनिवास दास? जल्दी बताइए क्या होने वाला है, जल्दी शीघ्र बताइए साथियों। जी हाँ, टाइम अप। तो साथियों श्रीनिवास दास नहीं थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। स्वर के बाद में आने वाली नस की ध्वनियाँ, दूसरा है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, तीसरा है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। जल्दी बताइए कौन सा सही विकल्प होने वाला है? जल्दी, टाइम ले सकते हैं आप, 3 सेकंड दे रहा हूँ, काउंटिंग करते रहो साथ में। जी हाँ, टाइम अप। जिनका ऑप्शन आ रहा है ए, वेरी गुड। ठीक है, स्वर के बाद में आने वाली नस की ध्वनि। ओके, आगे 9वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है? जल्दी बताइए कौन सा? ए बी सी डी में से बताइए जल्दी, कौन सा शुद्ध रूप है? ठीक है साथियों, तो जिनका ऑप्शन आ रहा है बी, शाबाश। आगे चलते हैं 10वां प्रश्न, गाय का पर्यायवाची इनमें से नहीं है? धेनु, गौ, सूरवी, मंदार। जल्दी बताइए ए बी सी डी कौन सा? 2 सेकंड और, टाइम अप। तो मंदार नहीं है साथियों। ठीक है, इसमें मंदार नहीं है। धेनु, गौ, सूरवी ये गाय के पर्यायवाची। आगे अगला प्रश्न 11वां, सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ को हृदय ध्यान मुख नाम पंक्तियों के रचयिता हैं? कौन है? सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ को हृदय ध्यान मुख नाम। जल्दी बताइए। दामोदर व्यास, हित हरिवंश, हरिराम व्यास, ध्रुवदास। जल्दी बताइए, 2 सेकंड और, टाइम अप। तो इसका उत्तर आएगा साथियों हित हरिवंश। ठीक है, द्वितीय विकल्प पूर्णतः दुरुस्त। ओके, राधा वल्लभ से समझ आना चाहिए कि ये हित हरिवंश से जुड़ी पंक्ति है। ओके, आगे काफ़ी सारे प्रश्न व्याकरण से भी ला रहा हूँ। तो स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि एक होती व्यंजन, एक होता स्वर। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या उपयुक्त, तीनों। जल्दी बताइए क्या सही विकल्प होने वाला है? ए बी सी डी में से? बहुत सही, बहुत सही। ठीक है साथियों, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, प्लुत भी हैं, हालांकि हिंदी में भी इसका प्रयोग नहीं होता है प्लुत स्वर का, ना, प्राचीन संस्कृत में हुआ करता था। ओके, संस्कृत में आज भी कहीं कहीं होता। तो दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व ये स्वर ध्वनि के प्रकार। आगे चलते हैं अगला प्रश्न साथियों 13वां प्रश्न है, क्या इसमें अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? फिर से पंक्ति पढ़ता हूँ, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? किसकी पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की या बाबू गुलाब राय, राम स्वरूप चतुर्वेदी या आचार्य शुक्ल? जल्दी बताइएगा कौन सही विकल्प में बैठा है यहाँ पर। 2 सेकंड,
यहाँ टाइम अप हो गया जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में किसने विभाजित किया? भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में किसने विभाजित किया? जल्दी बताइए, क्या उत्तर होगा इसका सही? भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में किसने विभाजित किया था? तो साथियों इसका जो विकल्प आएगा वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, आगे चलते हैं साथियों। 15वां प्रश्न है, क्या है प्रश्न साथियों? प्रश्न इस प्रकार से है कि संत मत, ठीक है, संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक थे। फिर से पढ़ता हूँ, संत मत में समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली व मौलिक थे। मतलब सभी कवियों में कबीर ही सबसे अधिक प्रभावशाली और मौलिक थे। किसकी पंक्ति है जी? 15वां शुक्ल जी की है, नागेंद्र की है, हजारी प्रसाद या फिर राम कुमार की? जल्दी बताइए। तो साथियों इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा नागेंद्र। ठीक है, नागेंद्र की पंक्ति है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों 16वां प्रश्न है, तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। किसका मत है? श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र? जल्दी बताइएगा साथियों। ऐसे कथन बहुत पूछे जाते हैं पेपरों में। ओके, तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। तो साथियों इसका जो सही उत्तर आएगा, जी हाँ, श्याम सुंदर दास आएगा। ठीक है साथियों, शाबाश। आगे साथियों प्रश्न 17वां क्या है? हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पश्चात नहीं बचन सबही के हित की बाखी, अरुण दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्ण श्रम शट दर्शनी। तो ये लास्ट वाली पंक्ति तो पता ही होगा किसकी है। तो पहली पंक्तियाँ 3 हैं, वो भी आपने याद कर लेनी है। पंक्तियों के रचनाकार कौन है शीघ्र बताइए? नाभादास, अनंत दास, जन गोपाल या संत पीपा जी? 17वां प्रश्न है, जल्दी। जी हाँ साथियों, नाभादास। ठीक है, नाभादास की पंक्ति है, शाबाश। आगे अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गफिल बंदे, माफ करें गंदे। फिर से पंक्ति पढ़ देते हैं कि नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। किसकी पंक्तियाँ हैं? सुंदरदास, नामदास, मलूकदास या लालदास? जल्दी बताइएगा कौन सा सही विकल्प? ABCD? जी हाँ साथियों, यह मलूकदास की पंक्ति है। आगे चलते हैं, काफ़ी सही उत्तर आ रहे हैं साथियों। आगे चलते हैं, रोमांटिक काव्य धारा को शोकराबाद की संज्ञा किसने दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। रोमांटिक काव्य धारा, जिसको हम स्वच्छंदतावाद भी कह सकते हैं, ठीक है, रोमांटिक काव्य धारा को छोकराबाद की संज्ञा किसने दी? लाला भगवान दीन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताना साथियों, 2 सेकंड हो, टाइम अप। तो साथियों ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने संज्ञा दी है शोकराबाद। ठीक है, रोमांटिक काव्य धारा को। आगे चलते हैं, शाबाश। अगला प्रश्न साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य रूप किसके सानिध्य से आकर ग्रहण किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य रूप किसके सानिध्य में आकर ग्रहण किया? विकल्प हैं आपके सामने साथियों, प्रेमगन, भारतेंदु, उनके पिता के, या फिर पंडित केदारनाथ के? जल्दी बताना है, किसके सानिध्य में आकर साहित्य रूप ग्रहण किया था उन्होंने, या साहित्य रूप किसके सानिध्य में आकर?
मतलब अगर साहित्यकार, असली साहित्यकार वो बने हैं तो किसकी शरण में आकर, तो ये पूछा गया है प्रेमगन के, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के, भारतेंदु के, ठीक है, या फिर उनके पिता के, या पंडित केदारनाथ के। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में ये कहा जा रहा है। तो साथियों जो इसका सही उत्तर आएगा वो आएगा प्रेमगन, ठीक है। आगे चलते हैं, वेरी गुड। अगला जो प्रश्न है साथियों, क्रूर, 21वां प्रश्न है, क्रूर शब्द है सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया। जल्दी बताइए, 3 सेकंड। क्रूर, तो साथियों जो सही उत्तर आएगा वह आएगा विशेषण है जी, ठीक है। क्रूर शब्द एक विशेषण है, मतलब विशेषता बताता है। जैसे वह क्रूर है, मतलब किसकी विशेषता बता रहा है, वह क्या है, सर्वनाम, ठीक है। जैसे सुरेश बहुत क्रूर है, तो सुरेश की विशेषता क्या हुई, क्रूर, ओके। तो क्रूर जो है वो एक एडजेक्टिव। आगे 22वां प्रश्न, कुसुम शब्द का पर्यायवाची शब्द। कुसुम का पर्यायवाची शब्द क्या है, जल्दी बताना है साथियों। कमल, फूल, प्रसून या पुष्प। कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, माफ़ करेगा, जहाँ पर नहीं शब्द पूछा गया है मैंने बोल दिया पहले कि कौन सा कुसुम का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर नहीं बताना कौन सा नहीं है। जल्दी बताइए साथियों, क्वेश्चन दुरुस्त कर लीजिए पहले। ऑप्शन कमल, फूल, प्रसून या पुष्प, क्या होने वाला है। जी साथियों जो सही उत्तर आएगा वो आएगा कमल, ठीक है। ये पर्यायवाची नहीं है, किसका, कुसुम शब्द का पर्यायवाची कमल नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। 23वां प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है। ये उत्तर प्रदेश की लेखाकार परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमहि, ठीक है, सम नाही अधमहि। तो रसखान की, तुलसी की, बिहारी की या मीरा की। जल्दी बताइएगा 23वां प्रश्न का उत्तर। जी बिल्कुल, जिनका वी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, तुलसी की पंक्ति है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि या जमीन, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन कहलाती है। शलाका, भूमिका, उपत्यका या अधित्यका, माफ़ करेगा, अधित्यका, ठीक है, अधित्यका। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, ABCD, जल्दी बताइए। वेरी गुड, बहुत बच्चे होशियार हैं। तो चतुर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम है, जल्दी बताना है। विराग, विहीन, विहित या विनीत। जल्दी बताइए, निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम है साथियों। इसका ऑप्शन दुरुस्त कर लें, सही होगा सी, ओके, सी बिल्कुल सही है, विहित। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे। वाक्य कौन सा है जी, सरल, संयुक्त, मिश्र या इनमें से कोई नहीं, या कोई भी नहीं। जल्दी बताना है। मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे। मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे। जल्दी बताइए साथियों, क्या होने वाला है इसका सही उत्तर। जी हाँ, ऑप्शन सी, वेरी गुड, मिश्र वाक्य। आगे साथियों जो 27वां प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है, मनोज, कंदर्प, काम, जसूरपति। क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। कामदेव का, मनोज, कंदर्प, काम, जसूरपति। जल्दी बताइए साथी। जो सही विकल्प आएगा साथियों वो है हमारे पास 27वें प्रश्न का, वो है साथियों ऑप्शन डी, सुरपति, ठीक है। आगे चलते हैं। नवनीत शब्द का सही अर्थ है, क्या है अर्थ, जल्दी बताइए साथियों। नवनीत शब्द का सही अर्थ है, क्या है, घी, नवीन, आकाश या मक्खन। काफ़ी बार जो मैं अपने MCQs में टेलीग्राम में पूछ चुका हूँ ये वाला प्रश्न, जब ETT वाले तैयारी कर रहे थे उनके लिए प्रश्न भी हम बनाते थे। तो नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है, ये बिल्कुल ऑप्शन ए आएगा, घी, शाबाश। जो पंजाब से हैं, जिनकी खेतीबाड़ी है, जगह ज़मीन मतलब ज़मीन जायदाद है, तो वो लोग जानते होंगे नवनीत शब्द,
घी के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने भैंस या गाय वगैरह रखी होगी, ठीक है, तो पता चल ही जाता है। आगे साथियों, जिजीविषा। जिजीविषा शब्द है, इसका अर्थ क्या है? सीधा शब्द ही लिख दिया गया है, साथ में कोई और शब्द नहीं लिखा है इसमें। तो जिजीविषा का अर्थ बताना है साथियों, जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा या किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। जल्दी बताइए, ABCD कौन सा? जिजीविषा साथियों, वेरी गुड। जिनका ऑप्शन आ रहा है वी, वेरी गुड, जीवन की इच्छा, जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा, ठीक है साथियों। तो जिजीविषा इसका अर्थ है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द हैं, क्या है? अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना। जल्दी बताइए। 30वें प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द हैं, अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना। स्त्रीलिंग शब्द हैं, कौन सा है साथियों? क्या लग रहा है जिसमें स्त्रीलिंग का बोध हो रहा हो? जल्दी बताना है साथियों। अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना। तो बिल्कुल स्थापना आएगा साथियों, ठीक है, लड़की में जैसा नाम लग रहा है तो स्थापना, स्त्री का बोध हो रहा है इसमें। आगे साथियों, अगला प्रश्न फिर से व्याकरण से आया है। शाम रोता है, माफ करिएगा, शाम सोता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? शाम सोता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है साथियों? अकर्मक, कर्मक, A और B दोनों सही हैं ऊपर वाले, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए साथियों, शाम सोता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ओके साथियों, वेरी गुड। तो इसमें अकर्मक क्रिया है, शाबाश। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, छंदों में से लिया गया है, छंद के तत्वों में से। प्रभाव लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है। प्रवाह, ठीक है, कोई पंक्ति पढ़ रहे हैं जिसमें छंद है, छंदोबद्ध पंक्ति पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रवाह जो लाया जाता है उसमें, ठीक है, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? ओके, तो गति, यति, तुक, लय। जल्दी बताइए 32वें का अर्थ। तो साथियों जो सही उत्तर होगा वो है यति, ठीक है, यति कहलाता। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? एक प्रश्न अभी लेक्चर गाइड में भी आया था, ठीक है, कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे, अध्यक्ष थे गिलक्रिस्ट, उन्होंने खड़ी बोली को क्या कहा? तो वो टकसाली था, ठीक है। लेकिन ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया खड़ी बोली को? ए वर्नाकुलर हिंदवी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, या तीसरा वर्नाकुलर हिंदी, या चौथा पूर्वी हिंदी। जल्दी बताइए। तो साथियों इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा वर्नाक्युलर हिंदवी। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न के हम 3 ही ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं साथियों। क्या है प्रश्न है, भारतेंदु की कौन सी कविता मिस्र या इजिप्ट में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई है? ठीक है, इजिप्ट भी कहा जाता है, जहाँ पर पिरामिड है उसे मिस्र भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, इजिप्ट को। तो भारतेंदु की कौन सी कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई है? विजय वल्लरी, विजयिनी, विजय वैजयंती या भारत वीरतव। जल्दी बताना है, ABC। क्या होगा सही उत्तर? जी साथियों, जो सही विकल्प है वो आएगा दूसरा हमारा, विजयनी, विजय वैजयंती। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, बिहारी जी को ध्वनिवादी कवि माना है, किसने माना? शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र या बच्चन। जल्दी बताना है, ध्वनिवादी कवि किसने कहा है? ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं और मास्टर कैडर में तो अनिवार्य है ऐसे प्रश्न आना। बिल्कुल नागेंद्र ने कहा है, याद रखना है आपने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, उर की डाली किसकी रचना है? उर की डाली, उर की डाली किसकी रचना है? पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी। जल्दी बताइए, 36वां प्रश्न है। जी हाँ साथियों, सही उत्तर पंत की रचना है। आगे अगला प्रश्न है 37वां, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है, किसकी है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है
लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है। जी हाँ, ABCD कौन सा सही उत्तर होने वाला है? शाबाश। तो अशक, उपेंद्र नाथ अशक की एकांकी है। आगे अगला प्रश्न है साथियों 38वां, मैं वक्त के सामने या मैं वक्त के हूँ सामने, किसकी रचना साथियों? नरेश मेहता, भवानी प्रसाद या गिरजा कुमार माथुर या निर्मल वर्मा? यहाँ पर वर्म लिख दिया, निर्मल वर्मा है। ठीक है, तो सही बताइए ABCD में से मैं वक्त के हूँ सामने। जल्दी बताइए साथियों, क्या सही उत्तर होने वाला है? जी हाँ, विकल्प आएगा C, गिरजा कुमार माथुर जी की यह रचना है और यह साहित्य अकादमी पुरस्कार से विलंकृत है। इनके जो साथियों काव्य संग्रह हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिनमें से शाहमद, चूनामन, शीला खंड, चिमकीले, ठीक है, इस तरह से बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे अगला प्रश्न साथियों, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे किसकी पंक्ति है? जल्दी बताइए। सुंदरदास, सूरदास, कबीर या जायसी? ABCD में से कौन सा सही विकल्प होगा साथियों? जल्दी बताना है। रस गगन गुफा में अजर झरे, 2 सेकंड और ले सकते हैं। ओके साथियों, तो C ऑप्शन बिल्कुल सही है, कबीर जी की पंक्ति। आगे चलते हैं, शाबाश। अगला प्रश्न है, किसके निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहकर उनके प्रति अन्याय किया? फिर से पंक्ति पढ़ना है। किसके निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह कहकर उनके प्रति अन्याय किया? बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र? किसके निबंधों को साथियों? जल्दी, 2 सेकंड और, शाबाश। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को उन्होंने बातों का संग्रह का। साथियों ये प्रश्न आएंगे पेपर में, लिख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। वैसे तो मालूम है, आपके आंसर से ही पता चल रहा है कि आप लोग बहुत पढ़ते हैं, शाबाश। आगे साथियों 41वां, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ है। फिर से पढ़ रहा हूँ, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ, वह उसके यौवन का गला घोंटकर ही उठ खड़ा हुआ है। यह कथन किस आलोचक का है? फिर से पढ़िए, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ, वह उसके यौवन का गला घोंटकर ही उठ खड़ा हुआ है। यह कथन किस आलोचक का है? नागेंद्र का, नामवर सिंह का, नंदुलाल वाजपेयी का या रामविलास शर्मा का? जल्दी बताना है। रामविलास शर्मा, जल्दी बताइए कौन सा सही होने वाला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? जी हाँ, नंदुलाल वाजपेयी का कथन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, पंत कृत उपन्यास है, पंत सुमित्रा नंदन पंत जी का जो उपन्यास है वो कौन सा है? एक ही तो उपन्यास लिखा उन्होंने, कौन सा लिखा? हार, धार, वेदिन या दिव्य? जल्दी बताना साथियों। 42वां, शाबाश। तो सही उत्तर साथियों हार। आगे चलते हैं, शाबाश। अगला प्रश्न है साथियों, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का आधार कलहणकृत राजतरंगिणी है? जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का आधार कलहणकृत राजतरंगिणी है? स्कंदगुप्त आएगा इसका, चंद्रगुप्त आएगा, राज्यश्री या फिर ध्रुव स्वामिनी? जल्दी बताइए ABCD में से। कहानी का आधार है, नाटक की कहानी कथा का आधार है कलहणकृत राजतरंगिणी। जल्दी से बताइए कौन सा सही उत्तर होने वाला है? जल्दी। जी हाँ, वेरी गुड। तो राज्यश्री इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 44वां, प्रसाद के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है? मतलब बुद्ध धर्म के पतन काल, जो बोले कि बौद्ध धर्म से जुड़े अनुयायियों के पतन का काल है। प्रसाद के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का काल है? ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, राज्यश्री या विशाख? जल्दी बताइए, जल्दी। जी हाँ, वेरी गुड। तो विशाख, ठीक है, जो याद रखना है। राज्यश्री का भी याद रखिए, विशाख का भी याद रखिए। ध्रुव स्वामिनी का तो आपको पता ही है कि उसमें गुप्त साम्राज्य की कथा है, ठीक है। आगे मैंने कहा साथियों कि मैं प्रश्न हमेशा संतुलन वाले लेकर आता हूं, तो हमारे पास आज थोड़े कठिन प्रश्न भी हैं और आसान भी हैं। तो 45वां प्रश्न है, धीरोत्थात, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत, ठीक है,
जो 4 वेद हैं किसके हैं? ठीक है, धीरोदात, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। ये 4 वेद हैं किसके हैं? नाटक के नायक के, नाटक की नायिका के, नाटक की वृत्ति के, या नाटक के अर्थोक्षेपकों के। जल्दी बताना साथी, शीघ्र अतिशीघ्र प्रयत्न करें उत्तर देने का। जी हाँ, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि नायिका के 3 वेद हैं। ओके, और उनमें से नाम भी मैंने बताए थे आपको, आपके सामने रखे थे। और आज हम बता रहे हैं नायक के 4 वेद। तो बिल्कुल अभी मैंने बोल ही दिया है, जैसे नाटक के नायक के ये 4 वेद हैं। ठीक है, याद रखना है आपने। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न थोड़ा सा आप सावधानी से पढ़िएगा, इसके लिए टाइम ले सकते हैं। अर्थोक्षेपक का अर्थ क्या है? अर्थोक्षेपक का अर्थ क्या है साथियों? ये प्रश्न हमेशा नेट की परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अर्थोक्षेपक। ओके, अर्थ क्या है? और जो भी अर्थ है वो नीचे दिया गया है, जो सही है उसके ऊपर टिक लगाना है। ओके, अर्थोक्षेपक पहला है ऑप्शन विकल्प, अर्थ का उपक्षेपण। क्या है? अर्थ का उपक्षेपण करना, अर्थात सूचना देने वाला। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थोक्षेपक का कि सूचना देने वाला, या अर्थ का उपक्षेपक करने वाला। आगे दूसरा विकल्प है भारतीय नाट्यशास्त्रों में वह तत्व जो सूक्ष्म बातों की सूचना देता है, जो रहस्यहीन होने के कारण रंगमंच पर प्रत्यक्ष अभिनय के योग्य नहीं मानी जाती। ठीक है, तो जो रहस्यहीन होती है और जो रंगमंच पर प्रत्यक्ष अभिनय के करने के योग्य नहीं होती हैं और सूक्ष्म बातों की सूचना देती हैं। ठीक है, बेहतर तो है ये। तो तीसरा है, इसके 5 प्रकार या भेद हैं, विषकम, चूलिका, अकंस्त, अंकावतार या प्रवेशक। ठीक है, अकांस्त, अंकावतार या प्रवेशक, या ऊपर लिखित सभी। जल्दी बताना साथियों कौन सा सही है इनमें से, अर्थोक्षेपक से संबंधित। टाइम ले सकते हैं, आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। जी हाँ साथियों, अभी टाइम अप हो चुका है, तो आपको मैं सही उत्तर बता देता हूँ। ऊपर लिखित सभी, डी। ठीक है, जो डी ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। वेरी गुड, जिन्होंने यह ऑप्शन बताया। अर्थोक्षेपकों से संबंधित ऊपर वाले तीनों मत जो हैं बिल्कुल सही हैं, याद कर लीजिएगा। और अर्थोक्षेपक के 5 भेद हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं? विषकम, चूलिका, अकांस्त, अंकावतार और प्रवेशक। ठीक है, ये याद रखना है। और इसका कार्य क्या होता है कि जो रंगमंच पर जो अभिनय नहीं किया जा सके उसकी सूक्ष्म सूचना बातों के माध्यम से देना। ओके, जो अभिनय नहीं किया जा सकता प्रत्यक्ष रूप से, उसकी सूक्ष्म विवेचना, या जो बोले कि सूक्ष्म सूचना देना, मंच पर ही बातों में अर्थोक्षेपक होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे साथियों 47वां प्रश्न। तो साथियों 47वां प्रश्न है, उपरूपक के कितने भेद हैं? उपरूपक के कितने भेद हैं? 10, 2, 18 या 9? बाकायदा इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे साथियों। वीडियो ये ख़त्म होगी तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसको भी देखना है आपने, क्योंकि नाटक रंगमंच पर हमारी 4 वीडियोज़ आ चुकी हैं। उसमें हमने सब बताया है, अर्थोक्षेपक, संधियाँ, कार्यावस्थाएँ, अर्थ प्रकृतियाँ। ठीक है, सब कथा वस्तु, नेता, रस, सब कुछ है उसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथी बताना। अभी रूपक के 18 भेद माने जाते हैं। ठीक है, तो नाटक और रूपक समानार्थी माने जाते हैं साथियों। एक उपरूपक के 18 और रूपक के 10। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है, किसने दी है? नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी है?
रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र बच्चन सिंह या गणपति चंद्र गुप्त ने? किसने दी है साथियों, जल्दी बताइए। नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी? नुक्कड़ क्या होता है? जो गली मोहल्लों में नाटक खेले जाते हैं ना, चौराहों पर, है ना, सड़कों पर, अक्सर शहरों की सड़कों पर साइड में थोड़ा एक मैदान में इकट्ठे लोगों के सामने, ओके, शहरों में बहुत खेला जाता है इस तरह के नाटक, नुक्कड़ नाटक जिसे बोला है। तो नाटक कविता, तो उनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा है, ये बताना। तो साथियों जो सही उत्तर आएगा, वेरी गुड, जिनका ऑप्शन सी है, वेरी गुड साथियों, बच्चन सिंह ने कहा। आगे साथियों हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का अगला प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मास्टर कैडर में आने का पूरा अपना वायदा रखते हैं, ठीक है। और आज़ादी के बाद, ये प्रश्न आज़ादी के बाद प्रेमचंद किसे कहा गया है? धर्मवीर भारती, रेणु जी, राम वृक्ष जी या कमलेश्वर जी को? आज़ादी के बाद का प्रेमचंद किसको कहा गया है साथियों, किसको कहा गया है? बहुत ही आसान प्रश्न। और इसी के साथ हमारे 199 जो बोले कि 199 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं इसी प्रश्न के साथ। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या है साथियों। प्रश्न श्रृंखला आपके लिए बना रहे हैं, वेरी गुड। तो रेणु जी को कहा गया है, फणीश्वर रात रेणु जी को। इनकी कहानियाँ भी मिलती हैं, इनके उपन्यास भी हैं, आंचलिक उपन्यास हैं, ठीक है इनके। और कहीं ना कहीं इनकी कथा वस्तु जो हैं, जब मुद्दे जो हैं इनके उपन्यासों के, कहानियों के, वो प्रेमचंद के साथ मिलते जुलते हैं, प्रेमचंद की कहानियों के साथ मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको आज़ादी के बाद का प्रेमचंद भी कहा जाता है। तो 199 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, और इसके साथ हमारे 200 प्रश्न जो हैं पूर्ण होते हैं साथियों। आगे, किस पत्रिका ने सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला नाम दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस पत्रिका ने सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला नाम दिया? मतवाला, प्रभा, प्रताप या सुधा? जल्दी बताइए, शीघ्र अतिशीघ्र प्रयत्न करें बताने का। क्या है उत्तर आएगा साथियों इसका? जी हाँ, ओके, जी हाँ साथियों, जो इसका उत्तर आएगा साथियों मतवाला, ठीक है। मतवाला में इसका नाम, मतलब इनका नाम निराला पड़ा था, ठीक है, निराला दिया गया है। तो साथियों ये रहे हमारे 200 प्रश्न। हालांकि इस वीडियो में 50 प्रश्न आपके लिए लाए थे, और 50 50 50 करके हमने 4 वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। और इसी तरह से और भी वीडियो हम लगातार लाएंगे साथियों, ठीक है। तो आपका प्यार मिलना चाहिए, चैनल को ज़रूर प्यार करिए हमारे, ठीक है साथियों। और MCQs देते रहिए। तो अपना स्कोर बता दीजिए। आज तो काफ़ी, मैं कहता हूँ कि आसान प्रश्न भी थे और कुछ प्रश्न टफ भी थे। क्या लगता है आपको, क्या स्कोर रहा आपका? जल्दी, शाबाश, बहुत अच्छा स्कोर है साथियों। जिनका 40 से ऊपर आ रहा है, वेरी गुड। जिनका 35 और 40 के बीच में है, वेरी गुड, वो भी अच्छा प्रयास करेंगे, निरंतर कोशिश करते रहेंगे। जो प्रश्न टफ आता है साथियों उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको आप लिख लीजिए जहाँ भी आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। MCQs लगातार देते रहें, सामग्री पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, पोस्टें आ रही हैं, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।